नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको कर लेंगे। इसके बाद कल हम आर्थिक परिदृश्य के सारे प्रश्नों को करेंगे। तो अभी तक अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से निरंतर जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं जो हम जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं उसको हम करेंगे। और अगर दृष्टि करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं अब तक तो उन्हें देखिए। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सारे, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर प्रश्न लाए जा रहे हैं। तो हर प्रश्न अपने आप में एक नए प्रश्न को जन्म देगा, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो वहाँ पर आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो वो जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरी वीडियोस को लाइक करें, अभी तक वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर एक्चुअली फ्यूचर है, ठीक है, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय में शुरू किया गया? 48, 52, 54 और 62। तो इस चरण की जो शुरुआत है वो 25 सितंबर 2023 को हुई थी और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा शुरू किया गया था। और ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों में संचालित होगा और अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जाएगा, ठीक है। इसके दूसरे चरण में जो पाठ्यक्रम शामिल होगा वो एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे, ठीक है, भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है। इसमें 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई गई, ये मैंने आपको आई दृष्टि करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और 9 ट्रेनों की कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है, जैसे 11 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। सितंबर 2023 में शुरू की गई ट्रैवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। ये मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त सभी। तो ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा तो शुरू किया गया था 27 सितंबर 2023 को, और ये शुरू किया गया था विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर, ठीक है। इसका शुभारंभ स्थल क्या था? भारत मंडपम, नई दिल्ली। क्या है ये? ट्रैवल फॉर लाइफ, तो आपको याद होगा मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी किया गया है। उसका उद्देश्य है कि पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना। इसका उद्देश्य क्या था? कि पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर कहने का मतलब है सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके। 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है पहले हम पढ़ लेते हैं। 16 अक्टूबर आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, एकदम करेक्ट है। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई, ये भी करेक्ट है। हर स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया, ये एकदम करेक्ट है। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, यहाँ पर ये गलत है।
देखिए यहाँ पर क्या है, उद्देश्य क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के समग्र विकास में मदद करना और हर स्कूल में यानी हर विद्यालय में 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, ना कि 1500। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य थीम थी अमृतकाल में पुलिसिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी एक और दो दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। किसके द्वारा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी थीम है अमृतकाल में पुलिसिंग। तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कह रहा है कौन सा सही है, तो कह रहा है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि 7 से 8 अक्टूबर के बीच में हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, इसकी थीम थी अमृतकाल में पुलिसिंग। तो यहाँ पर अमृतकाल में पुलिसिंग तो ठीक है इसका, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100, ठीक है, अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। ये कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत हासिल किया है। राज्य के सभी 57,767 गाँवों ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीने की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गाँवों ने ODF प्लस गाँव का दर्जा हासिल किया है। 57,767 ODF प्लस गाँव में से 4,306 गाँव ODF प्लस आदर्श गाँव है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन से कथन सही नहीं है। बेसिकली हमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला कथन पूरी तरह से ठीक है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। ये चौथा करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कह रहे हैं ना कि 95,767 ODF गाँव प्लस में 4,000 ODS प्लस गाँव आदर्श गाँव है। ठीक है, जबकि जो ODF आदर्श गाँव है वो 3806 है, ना कि 4806। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कितने 95,767 गाँव की बात कर रहे हैं। ठीक है, 95,767 ठीक है, वो अपशिष्ट गाँव की बात है। और इसमें जो ODF प्लस आदर्श गाँव है वो यहाँ पर इतने हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, ठीक, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि रेलवे परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। 5,470 करोड़ रुपए, 5,850 करोड़ रुपए, 6,350 करोड़ रुपए, 6,235 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये रायगढ़ में हुआ है ये परियोजना, और 14 सितंबर 2023 को। इसमें लगभग जो राशि है 6,350 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। संविधान 128वां संशोधन, ध्यान से देखिएगा, 128वां, ठीक है, 128वां संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिला के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 20%, 25%, 30%, 33%। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर कुछ भी डाउट होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। इसमें क्या प्रावधान था कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। और ये जो है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर ये लागू होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको जब पढ़ाया था टॉपिक आई दृष्टि का, उस 1 ईयर की जो बुक जिस पे मैं डिस्कस कर रही हूँ उसी पर बेस्ड ये प्रश्न है ना, इसके अंतर्गत मैंने बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक भी पढ़ाया है। जाके लेक्चर्स पूरे देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। सितंबर 2023 में ग्लोवर, ठीक है, ग्लोवर यहाँ पर क्या है, ग्लोबल एक्चुअली है, ग्लोबल है, ये टाइपिंग एरर बहुत है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर। तो ये आपका जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर इसका विषय याद रखिएगा, थीम क्या है इसकी,
ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रेसिलिएंट और सस्टेनेबल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति AP शाही, न्यायमूर्ति G रोहिणी और न्यायमूर्ति सूर्यकांत सिंह। देखिए जुलाई 2023 में ये जो कह रहे हैं ना, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसके मूल्यांकन के लिए गठित रिपोर्ट सौंपेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति G रोहिणी है। ठीक है, ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीकर राजस्थान में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख सी जो है यहाँ पर आप देखेंगे PM किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया S लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था यहाँ पर। तो देखिए पहला कथन पूरी तरह ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री 5 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, ये भी करेक्ट है। 7 मेडिकल कॉलेज का किया, ये भी करेक्ट है। देखिए ये 1.25 लाख से अधिक PM किसान समृद्धि केंद्र है। सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म, ठीक है, सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड, यूरिया S नहीं यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। इसलिए ये कथन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन B हो जाए। पूछ रहे ना कौन सा सही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया हमने इस चीज़ को। इसके बाद 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई? हल्दीपीड़ी रेलवे स्टेशन, जोगाल रेलवे स्टेशन, जुगपुरा रेलवे स्टेशन, वहानगा बाजार रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये जो दुर्घटना स्थल है ये वहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुआ था 2 जून 2023 को। और ये यहाँ पर हमने पढ़ा था कई ट्रेनों में जो है टकरा जाने के कारण हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहते हैं? 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? फ्रांस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो देखिए ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल 17 सितंबर 2023 को किया गया, किसको? शांति निकेतन को। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको निर्णय किया था विश्व धरोहर समिति 45वें सत्र के दौरान सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में जो है इसको, सऊदी अरब में जो विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान इसको शामिल किया गया। और इसमें क्या है आप देखेंगे और क्या क्या चीज़ें जो है शांति निकेतन के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए जब बेसिक की बात हो रही है। तो 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। और 1901 में, ठीक है, 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। और 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्र विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली। कौन से कथन सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़ सम्मेलन का मुख्य विषय जो कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और ये जो शिखर सम्मेलन है पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन D, क्योंकि सारे ही कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। तो ऑप्शन A, B, C और D है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, G20 के राष्ट्र प्रमुखों में भाग लिया था इसमें, ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है उसको।
अब सम्मेलन की मुख्य बातों की अगर हम बात करें तो 2-3 बातें जान लीजिए, जैसे 55 देशों वाली अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिली। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे उनकी घोषणा की गई। और ये जो कॉरिडोर है इनके निर्माण में भारत, USA, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी रही। महिला सशक्तिकरण के कारण नए कार्य समूह पर सहमति बनी और क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में सहमति बनी थी। ठीक है। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, रामनाथ कोविंद, राजीव कुमार। तो देखेंगे यहाँ पर ये केंद्र सरकार के द्वारा ये समिति गठित की गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उसके अध्यक्षता इन्होंने इसकी संभाली थी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पांचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। कौन से कथन सत्य है? एक केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये है नई दिल्ली में आयोजित किया गया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय के द्वारा सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित किया गया। ठीक है। प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी, तो भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया था। और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पांचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है। यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह से करेक्ट हैं। ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 11 अगस्त 2023 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की? लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए, लोकसभा के द्वारा ये 3 अगस्त 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा के द्वारा 7 अगस्त 2023 को पारित हुआ। राष्ट्रपति की सहमति मिली 11 अगस्त को। ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति मिली 11 अगस्त 2023 को। संशोधन देखेंगे तो विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रावधान लाया गया। और ये विधेयक नियम बनाने का अधिकार देता है केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मामलों के संबंध में। ठीक है। इसमें क्या प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करने को कहा गया है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? महेश चंद्र पंत, संदीप जालान, मुजल भार्गव और सुधा मूर्ति। ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहते हैं ना NCERT को, उनके द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को प्रारूप को अनुमोदित किया गया। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यक्रम 5 वर्ष तक का होगा। ठीक है। कह रहे कौन से सही नहीं है? देखिए, ये तीनों कथन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ये जो है ना आयोग का गठन हमने देखा प्रावधान किस लिए किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा इसमें कह रहे हैं। जबकि आप देखेंगे इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो तब तक होगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। इस अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। ये इस अधिनियम में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता और अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं? देखिए, याद में देखेंगे संशोधन क्या करता है? जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में। ये तो क्लियर है। 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, ये भी ठीक है। प्रस्तावित था जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव, तो ये भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन ऊपर के करेक्ट है, चौथा गलत है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इसमें प्रावधान है।
जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर आवश्यक है, जबकि ये कह रहे हैं आवश्यक नहीं है, जबकि आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्र रजिस्ट्रार जनरल बनाएगा पंजीकरण जन्म मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस। यह क्लियर है। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान यानी कि अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में मेहर महारा समुदाय को अनुसूचित जातियों, ठीक है, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो छत्तीसगढ़ में मेहरा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी ठीक है। और इस समुदाय के जीवन और स्थितियों में सुधार होगा इस विधेयक से। तो हमें याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति सूची में संशोधन के लिए ये लाया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मिशन अमृत सरोवर के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान की है। ये मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 8,14,025 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य किया गया है। इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रति जिले में 75 अमृत सरोवरों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो है जानकारी मिली है। और ये 24 अप्रैल 2022 को भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। मिशन का लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या फिर पुनरुद्धार करना है। पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि ये जो मिशन है वो 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था, ना कि 20 अप्रैल। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजित हुआ नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर और लखनऊ। तो भोपाल मध्य प्रदेश में ये हुआ, जिसके द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ही यहाँ लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगस्त 2023 में G20 एम्पावर, ठीक है, G20 एम्पावर की बात की अगर कर रहे हैं, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जयपुर, आगरा और लखनऊ और गांधीनगर की बात कर रहे हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। और इसका विषय क्या है? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। उद्घाटन किया केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने। ठीक है, उद्देश्य क्या है? G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण की तेजी लाना। अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को लॉन्च किया। स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया? वेस्ट बारकोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जेनवे प्राइवेट लिमिटेड, वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया है नई दिल्ली में। और वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर है। और लागत प्रभावी, कम भार वाला, अत्यधिक तीव्र और हाई फील्ड वाला है। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? 55, 49, 44, 37। तो ये 508 स्टेशन विस्तारित है, जिसमें 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बात करें 55 जो है रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे, है ना। और इन्हें पुनर्विकसित किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो हमें ये याद रखना है, नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका पुनर्विकास किया है। चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? 31 जुलाई 2023 को ये लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ये चलचित्र अधिनियम 1974 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है। अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण
पत्रों की सार्वकालिक वैधता हेतु अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा के द्वारा 31 जुलाई 2023 को पारित हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी इसको 4 अगस्त 2023 को मिली। राज्यसभा के द्वारा 27 जुलाई 2023 को पारित हुआ। अधिनियम के रूप में पारित हुआ 4 अगस्त 2023 को। ठीक है, और संशोधित क्या करता है, चलचित्र यानी कि सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 में। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन नहीं बल्कि 1952 में संशोधन करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं 53 राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई और इस बैठक के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बैठक 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्टिक्स उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने की। बैठक में 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इन 6 परियोजनाओं में 3 पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय से, 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये बैठक हुई प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत और लॉजिस्टिक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने किया और इसका 6 परियोजनाओं का इस बैठक में मूल्यांकन किया गया है। 3 रेल मंत्रालय की और 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजनाएं शामिल है इसमें और इनकी लागत राशि है कम से कम 28,875.16 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कह रहे हैं कौन से कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही नहीं, बाकी के ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैंने बता दिया क्यों सही नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन या फिर लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया? असम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये जो शुभारंभ करता है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है और अन्य शुभारंभ इनका क्या है, लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का। अमृत वृक्ष आंदोलन की थीम गीत के साथ एक पहल की शुरुआत की गई। पहल का लक्ष्य है एक दिन में विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौध लगाने का उद्देश्य राज्य में हरित आवरण का विस्तारित करना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए। 11 अगस्त 2023 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP है। ठीक है, ODOP मैंने पूछा भी था आपसे एक बार जब मैंने पढ़ाया था वो बुक। ODOP का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह, पीयूष गोयल, चरणजीत सिंह, राजीव चंद्रशेखर। तो देखिए चरणजीत सिंह जो है इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव है चरणजीत सिंह, इन्होंने शुरू किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ODOP कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, हर जिले के जो अद्वितीय ब्रांड है उनका चयन कर उनका प्रचार करना है और ब्रांड में शामिल हथकरघा, हस्तशिल्प सहित और सारे उत्पाद भी होंगे। अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 4 नए जिलों और 21 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। गठित किए गए जिले 4 नए जिलों में विकल्प में कौन सा जिला शामिल नहीं है? होजाई, विश्वनाथ, बजाली, कार्बी आंगलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मंजूरी प्रदान असम मंत्रिमंडल है और ये मंजूरी दी गई राज्य के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रिमंडल की 100वीं बैठक में। उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षताओं में सुधार करना। गठित करने के लिए 4 नए जिले होंगे, होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर, बजाली। नए जिलों के निर्माण के बाद राज्य में कुल जिले होंगे 35। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक की आधिकारिक सागर मध्य प्रदेश में रखी। इस स्मारक की 15,000 गाँवों और 200 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। इस स्मारक का निर्माण 11.25 एकड़ के अधिक क्षेत्र में किया जाएगा। इस स्मारक का निर्माण लागत राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ठीक है, तो आधारशिला किसने रखी? संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक के लिए। देखिए कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ऑप्शन बी जो है ना वो सही नहीं है। इस स्मारक में 15,000 गाँव और 200 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा, जबकि आप देखेंगे इस स्मारक में 20,000 से अधिक गाँव और 300 नदियों का जो है 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट है। मेरा गांव धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। ये परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई।
इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 7.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। शुभारंभकर्ता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह है, करेक्ट है। 27 जुलाई को शुरू किया गया और ये परियोजना जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से इसका उद्देश्य है भारत के 6.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, ताकि 6.5 लाख गाँव का मानचित्रण सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, ना कि 7.5 लाख। उस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट है क्योंकि पूछ रहे कौन से सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया। इस विधेयक में प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य में वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं और एकल महिलाओं को प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन गारंटी प्रदान करने का प्रावधान की इस विधेयक में किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है प्रतिवर्ष स्वतः 10% वृद्धि का प्रावधान है। कह रहे हैं कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ नहीं लिखना भूल गए। ठीक है, देखिए इसको समझिए। विधेयक में कुछ प्रावधान है जिसमें प्रदेश के सभी शहरी ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विधवाओं और एकल महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन गारंटी दी जाएगी। अब जो चौथा ऑप्शन है ना आपका जो दिया गया था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष स्वतः 10% वृद्धि का प्रावधान है, जबकि ऐसा नहीं है। 15% की वृद्धि का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ होते जो मैं कह रही हूँ उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट है। ठीक है, यानी कि 15% की वृद्धि इसमें करने की बात की गई, ना कि 10%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा, ठीक है, आधिकारिकता यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रही। इनकी ये यात्रा फ्रांस और भारत और फ्रांस राजनीतिक भागीदारी की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मैंने पढ़ाया है ये प्रश्न, जिन्होंने ढंग से उस वीडियो को देखा है ना वो समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये सम्मानित किया गया है। कौन से कथन सही है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 उपयुक्त सभी। तो किसके निमंत्रण पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नियंत्रण पर। किस अवसर पर। फ्रांस भारत रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के। प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान किससे मुलाकात हुई थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से, फ्रांस के सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लॉशर से, फ्रांस के प्रसिद्ध योग शिक्षिका चार्लोट चोपिन से। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है ऑप्शन ए 1 और 3 पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 1 और 3 यानी कि पहला और ये तीसरा ठीक है। यहाँ पर भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर नहीं बल्कि 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई है। क्लियर है। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो किस देश में स्थापित किया जाएगा आपको देखना है। बांग्लादेश, भारत, भूटान और नेपाल। तो आपका ये जो है भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ। नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद। तो आपका जो ये है कहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। दक्षिण एशिया ये जो है माफ़ी चाहती हूँ, ये जयपुर 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शंस है आपके नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद। देखिए भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, इससे ये तो पता चल गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। अब किसके द्वारा। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। ठीक है, इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग, ठीक है, इंडिया योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त जो है जारी की है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से है। इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर किया गया है। उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी था। एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। पूरा नाम याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी कि तीसरा कथन ठीक है आपका। समझ रहे हैं आप? इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, एक्चुअली चारों कथन ठीक है, समझिए इसको कैसे। फिर इसके बाद कह रहे हैं स्लोगन क्या है? जन जन साक्षर, बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। उल्लास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर लॉन्च शिक्षार्थियों को अलग अलग शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आपके जितने भी अभी तक पूरा पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ जो भी अभी तक मैंने आपको राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने प्रश्न कराए हैं सारे इसके अंतर्गत है। अभी ये वीडियो आ जा रहा है, शाम को आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं याद रहे तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल मैंने 4 लेक्चर्स हैं जिसमें पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्नों को करा दिया है। तो जाके इसको देख लेना है, इस लेक्चर को देखिए, इसके बाद जो है इसकी पीडीएफ को देख लीजिए। और अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे ये वाली बुक के, तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन पर उतर आइए आप। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करिए, एमसीक्यूज़ करिए, पीवाईक्यूज़ को फोकस रखिए और जल्द से जल्द जो है पीटी के लिए तैयार कर लीजिए खुद को। अपना ध्यान रखिए, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ निरंतर बने रहें। धन्यवाद।